नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य नेट जेआरएफ की, और मैंने आज एक ऐसी वीडियो बना रही हूँ, ऐसी अपलोड कर रही हूँ, ऐसी आपके सामने लेकर आई हूँ जो कि आपके नेट जेआरएफ के साथ साथ पीजीटी, टीजीटी, जिसमें भी उपन्यास के जो भी महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, जो भी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं इन सब पेपरों में, वो सभी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की ये मैराथन ही क्लास है, एक तरह से समझें तो ये आज की जो ये मैराथन क्लास है आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। ठीक है, कोई भी किसी भी राज्य का पेपर हो, टेट हो, और कोई भी आप दे सकते हैं केंद्रीय विद्यालय, या फिर किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी एक मैराथन है। ठीक है, चलिए हम अब चलते हैं अपने आधुनिक काल के सभी महत्वपूर्ण उपन्यासों पर। ठीक है, तो उपन्यास क्या है? उपन्यास या प्रकरणों में लिखी हुई एक ऐसी कल्पित और बड़ी आख्यायिका जिसमें अनेक पात्र और व्यवस्थित सुसंबद्ध घटनाएं हों। ठीक है, ये होता है उपन्यास। हिंदी में प्रथम उपन्यास को लेकर विद्वानों में काफ़ी सारे बताती हूँ। परीक्षा गुरु है आपका 1882 का, श्रीनिवास दास का ये उपन्यास है, और इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उपन्यास माना है। भाग्यवती श्रद्धाराम फुलोरी का है। ठीक है, भाग्यवती कौन सा है? श्रद्धाराम फुलोरी का है। 1877 इसकी प्रकाशन वर्ष है, और डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने इसको पहला उपन्यास माना है। ठीक है, देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गौरी दत्त जी का है। 1870 इसका प्रकाशन वर्ष है, और डॉक्टर गोपाल इसको पहला उपन्यास माना है। ठीक है, आगे चलते हैं। निस्सहाय हिंदू 1890 का है, राधा कृष्ण दास जी का है। चंद्रकांता 1881 का। ठीक है, और इसको श्री कृष्ण लाल जी ने माना है। ठीक है, रानी केतकी की कहानी है ईशा खान की, और इसको शिवनारायण श्रीवास्तव ने पहला उपन्यास माना है। वामन शिक्षक है हमारा 1872 ईस्वी का, और इसके जो उपन्यासकार हैं वो हैं ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और अगर हम ऐसे लगाएं प्रकाशन वर्ष के अनुसार, तो सबसे पहला हमारा जो उपन्यास है रानी केतकी की कहानी। देखो, इसको उपन्यास भी बोला जाता है, इसको कहानी भी बोला जाता है, तो ये सबसे पहले ये आएगा। इसके बाद आएगा फिर हमारा कौन सा? देवरानी जेठानी की कहानी 1870। इसके बाद फिर आएगा हमारा वामा शिक्षक 1872 का। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा आ जाएगा परीक्षा गुरु 1882 का, फिर भाग्यवती 1887 का। ठीक है, फिर निस्सहाय हिंदू 1890, ये सब आते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को ही प्रथम उपन्यास माना है। आचार्य शुक्ल ने किशोरीलाल गोस्वामी को प्रतिष्ठित उपन्यास माना है। ठीक है, उपन्यासकार माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास भारतेंदुकृत, पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा को माना है। ठीक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास भारतेंदुकृत, पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा को माना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी के उपन्यास है हमारे नूतन ब्रह्मचारिणी 1886, 100 अजान एक सुजान 1892। ठीक है, और रहस्य कथा है इनकी अपूर्ण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम
आगे देखते हैं हम देवकीनंदन खत्री जी के। देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यास है, पहला है चंद्रकांता। ठीक है, चंद्रकांता है हमारा 1888 का। चंद्रकांता संतति 1896 का। नरेंद्र मोहिनी 1893 का। कुसुम कुमारी 1899 का। और भूतनाथ है 1906 का। 1907 का भी इसको कहा जाता है, जो कि है ये इनके पुत्र ने, दुर्गा प्रसाद खत्री ने इसको पूर्ण किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी जी। किशोरीलाल गोस्वामी जी के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं सौभाग्यश्री 1890, स्वर्गीय कुसुम 1901, तारा व छात्र कुल कमलिनी 1902, सुल्ताना रजिया व बेगम रंग महल में हलाहल 1904, हृदय हारिणी 1904, आदर्श रमणी 1904, लवंग लता 1904, आदर्श बाला 1904, मल्लिका देवी व बंग सरोजनी 1905, सोना सुगंधा व पन्नाबाई 1911, गुल बहार व मातृ स्नेह 1916, लखनऊ की कब्रवा शाही महलसरा 1917। ठीक है जी, आगे चलते हैं। देखिए चलते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय पे। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के 2 उपन्यास हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899, जिसका विषय है इसको उपन्यास के मुहावरों का, इस उपन्यास को जो है ठेठ हिंदी का जो ठाठ है, इस उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक भी कहा जाता है। ठीक है, और इनका दूसरा उपन्यास है अधकिला फूल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लज्जाराम मेहता, धूर्क रसिकलाल 1880, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899, आदर्श दंपत्ति 1904, बिगड़े का सुधार, आदर्श हिंदू 1914। ठीक है, आगे चलते हैं जयशंकर प्रसाद जी पे। जयशंकर प्रसाद जी के 3 ही हैं, देखो, कंकाल, तितली, इरावती। इरावती इनका पूर्ण है। कंकाल है इनका 1929 का, तितली है 1934 का, और इरावती है इनका अपूर्ण। आगे चलते हैं विशंबर शर्मा कौशिक जी। विशंबर शर्मा कौशिक जी के भी 3 ही उपन्यास हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो हमारे? माँ, भिखारिणी और संघर्ष। माँ और भिखारिणी है 1929 के, और संघर्ष है 1945 का। देखिए, माँ जो उपन्यास है, इसकी विषय वस्तु है माँ की महिमा एवं आदर्श का प्रतिपादन। ठीक है, और भिखारिणी की जो विषय वस्तु है वो है अंतर्जातीय विवाह की समस्या और प्रेम की त्रासदी का चित्रण। ठीक है, और संघर्ष की विषय वस्तु है हमारी आर्थिक विषमता के कारण प्रेम की निष्फलता का चित्रण। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हमारे सबसे ज़रूरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रेमचंद्र जी। ठीक है, तो प्रेमचंद्र जी के उपन्यास हैं हमारे। देखिए, इनके 3 उपन्यास सब हैं। जो पहले हैं उर्दू में देवस्थान रहस्य, रूठी रानी और सेवा सदन। ठीक है, तो देवस्थान रहस्य का उर्दू का नाम है असरारे माविद, और सेवा सदन का है बाजारे हुस्न। ठीक है, देवस्थान रहस्य जो है, इसमें ये इसका प्रकाशन वर्ष है 1903, 4 या 5 भी, 5 ही है इसका। ठीक है, उर्दू में ये रचित है, प्रथम उपन्यास है इनका, और 1905 में इसका हिंदी रूपांतरण हुआ था देवस्थान रहस्य से। ठीक है, जो असरार महाविद है इसको 1903-4 में लिखा था, लेकिन जो इसका हिंदी में प्रकाशित हुआ ये देवस्थान रहस्य से, तो इसका प्रकाशन वर्ष हो गया 1905। इसका विषय क्या है हमारा? मंदिरों और तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार पाखंड की आलोचना। ठीक है, अगला है रूठी रानी। रूठी रानी है 1907 में प्रकाशित ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक है, इससे अगला है हमारा सेवा सदन। सेवा सदन है हमारा 1918 का, और इसका उर्दू का नाम है हमारा बाजारे हुस्न। ठीक है, और इसकी जो विषय वस्तु है, देखिए ये है इसमें, इस उपन्यास में विवाह से जुड़ी समस्याओं यथा तिलक, दहेज की प्रथा, कुलीनता का प्रश्न,
विवाह के बाद घर में पत्नी का स्थान और समाज में वैश्याओं की स्थिति का चित्रण। ठीक है। प्रथम मौलिक और हिंदी में प्रथम प्रौढ़ उपन्यास है। ठीक है। उर्दू का नाम है इसका बाज़ारे हुस्न और इसके प्रमुख पात्र हैं हमारे सुमन, गजाधर, कृष्णचंद्र, पदम सिंह, शांता, उमानाथ, चिमनलाल, बलभद्रदास, विठलदास और जानवी। ठीक है। चलिए, अच्छा, अब सेवा सदन से जो अगला उपन्यास है वो हमारा होता है वरदान। वरदान है 1921 का। ठीक है। और इसका जो उर्दू का नाम है जलवाए इसार। ठीक है। चलिए, इससे अगला है हमारा प्रेम आश्रम। देखिए, प्रेम आश्रय, प्रेम आश्रय हमारा 1922 का। प्रेम आश्रय, प्रेम कहाँ होता है? हस्ती में, हस्ती में रहेंगे जब चौगाने हस्ती, प्रेम आश्रय। प्रेम आश्रय, सॉरी, प्रेम आश्रय, प्रेम होता है तो आफत होती है, प्रेम होता है तो आफत होती है, तो यानी कि गौशाए आफियत। ठीक है। तो उर्दू में गौशाए आफियत नाम से प्रकाशित है। हिंदी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास है। ठीक है। लेकिन पूर्णतः राजनीतिक उपन्यास भी नहीं है। किसान आंदोलन का चित्रण है इसमें। ठीक है। पहली बार कृषक जीवन की समस्याओं का गहनता से चित्रण, गांधीवाद एवं बाल्शेविक क्रांति का प्रभाव, प्रेम के माध्यम से हृदय परिवर्तन कर राम राज्य की स्थापना मुख्य ध्येय। और इसके जो प्रमुख पात्र हैं प्रभाशंकर, प्रेमशंकर, मनोहर, बलराज, ज्वाला सिंह, कादिर मियाँ, राय कमलानंद, ज्ञान शंकर, दया शंकर, सुक्कू चौधरी, गायत्री, विद्या, विलासी, श्रद्धा एवं शीलमणि। ठीक है। अगला चलते हैं, अगला है रंगभूमि। तो रंगभूमि कब का है? रंगभूमि है हमारा 1925 का और इसका उर्दू का नाम क्या है? चौगाने हस्ती। ठीक है। ये पूर्णतः फिर राजनीतिक उपन्यास है। इसमें इसका विषय है औद्योगिकरण के दोष और ग्रामीण जीवन पर उसके प्रभाव, पूंजीपतियों की शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार, भारतीय शिक्षित वर्ग की चरित्रहीनता, गांधीवाद एवं राष्ट्र प्रेम का चित्रण। ठीक है। और इसके प्रमुख पात्र हैं हमारे सूरदास, विनय, सोफिया, जॉन सेवक, भरत सिंह, महेंद्र कुमार, सुभागी, इंदु, जानवी, मिठुआ, ताहिर अली आदि। ठीक है। अगला है कायाकल्प। कायाकल्प है 1926 का। ठीक है। इसका जो विषय है वो क्या है? ढोंगी बाबाओं का चमत्कार, पूर्व जन्म की स्मृतियाँ, वृद्धा को तरोने में बदलना, प्रेमी युगल का नक्षत्र लोक का सैर सपाटा। ठीक है। और कल्पनाओं एवं सांप्रदायिक समस्याओं का इसमें अंकन है। चलिए आगे चलते हैं। निर्मला। निर्मला है 1927 के और आपको पता ही होगा इसमें दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह से होने वाले पारिवारिक विघटन एवं विनाश का इसमें चित्रण है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा प्रतिज्ञा। ठीक है। 1929 ईस्वी में 1906 में रचित उर्दू उपन्यास हम खुर्रावे हम सबाब का हिंदी रूपांतरण और 1907 में प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह नाम से इन्होंने ये किया है। 1929 में प्रेमा को ही संशोधित कर प्रतिज्ञा नाम से प्रकाशित इन्होंने करवाया था। ठीक है। और इसका विषय है हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का अंकन। अगला है गबन। गबन है हमारा 1931 का। ठीक है। तो 1907 ईस्वी में उर्दू में किशना नाम से प्रकाशित और इसका विषय है मध्यवर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण। इसके प्रमुख पात्र हैं रमानाथ, जालपा, रतन और जोहरा। ठीक है। अगला है कर्मभूमि। कर्मभूमि हमारा 1993 का 1933 का और हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतों द्वारा एवं दलित किसानों के उत्थान की इसमें कथा है। ठीक है। इसके प्रमुख पात्र हैं अमरकांत, समरकांत, सुखदाम, मैना, शांति कुमार, सकीना। और फिर उससे अगला है गोदान। गोदान तो 1935 ईस्वी में प्रकाशित, 1936 में प्रकाशित है।
ठीक है। अंतिम प्रकाशित उपन्यास है। किसान जीवन की महागाथा, ऋण की समस्या का अंकन है। ग्रामीण जीवन का इतना सच्चा, व्यापक और प्रभावशाली चित्रण हिंदी के किसी और उपन्यास में हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। इसके प्रमुख पात्र हैं होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, राय साहब, मेहता, मालती, खन्ना, दादा तीन, गोविंदी, सिलिया, अमरकांत, तमीज़दार। ठीक है। और ये हमारे सिलेबस में भी लगा हुआ है, इसलिए मैं इसको बिल्कुल अच्छे से नेक्स्ट वीडियो इसी की लेकर आऊँगी। मंगलसूत्र है 1948 का, लेकिन ये अधूरा है। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हैं जैनेन्द्र जी। तो देखिए, प्रेमचंद जी के जो हम ट्रिक बना सकते हैं ना, वो ऐसे भी ट्रिक भी मैं आपको बता देती हूँ। इसकी ट्रिक पहले तो ये बन जाएगी कि देवस्थान पर रानी ने सेवा की। ठीक है, एक ये हो गई। फिर इसकी अगली क्या बनेगी? अगली आपकी बनेगी कि वरदान को प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा कि काया निर्मल हो गई। उसने ये प्रतिज्ञा की वह गबन का कर्म छोड़कर गोदान करेगा, जिससे उसका जो अधूरा मंगल है वो उसका पूर्ण हो जाएगा। जिससे उसका अधूरा मंगल है वो पूर्ण हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब जैनेन्द्र जी को देख लेते हैं। जैनेन्द्र जी के हैं, सबसे पहला है परख 1929 का, विषय वस्तु प्रेम का आदर्शीकरण। अगला है सुनीता 1934, विषय वस्तु श्रीकांत, सुनीता, हरिप्रसन्न के मनोभावों का विश्लेषण। त्यागपत्र 1937, विषय एक स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण। अगला है कल्याणी 1939, विवाह के पश्चात की समस्या का चित्रण। उससे अगला है सुखदा 1952, नायिका सुखदा के मनोभावों का विश्लेषण। उससे अगला है विवर्त 1953 का। ठीक है। भुवन, मोहिनी एवं जितेन की प्रेम कथा का चित्रण। उससे अगला है व्यतीत 1953, मुक्तिबोध। जयवर्धन 1956 का, व्यक्ति की निजता एवं शासन की सामाजिकता के द्वंद्व का चित्रण। मुक्तिबोध 1965 का, अनंतर 1968 का, अनाम स्वामी 1974 का, विषय वस्तु है मानव की धार्मिक रूढ़ियों से मुक्त होने का चित्रण। अगला है दशार्क 1985 का, विवाह विच्छेद एवं स्त्री जीवन की विडंबना का चित्रण। ठीक है। और ये जो जैनेन्द्र कुमार जी हैं, इनकी उपन्यासों का जो मूल विषय है वो काम, पीड़ा और अहम का समर्पण है। जैनेन्द्र कुमार जी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं और इनको मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार का जनक भी माना जाता है। ठीक है। आगे चलिए, आगे चलते हैं। आगे इलाचंद्र जी। देखिए, इलाचंद्र जी का घृणामयी है 1929 का, और इसको फिर उन्होंने लज्जा से 1950 में प्रकाशित करवाया है। और इसका विषय वस्तु है एक युक्ति के पश्चाताप का चित्रण। ठीक है। फिर इससे अगला है इनका सन्यासी 1940 का, विषय वस्तु नंद किशोर के अहम भाव का मनोविश्लेषण। इससे अगला है पर्दे की रानी 1942 का, विषय वस्तु मानसिक विकृतियों के व्यक्तियों के चरित्र की मनोवैज्ञानिक व्याख्या। इससे अगला है प्रेम और छाया 1944, प्रकाशन वर्ष। विषय वस्तु मानसिक विकृतियों के व्यक्तियों के चरित्र की मनोवैज्ञानिक व्याख्या। ठीक है। इससे अगला है प्रेम और प्रेत और छाया, प्रकाशन वर्ष 1944। प्रेम और छाया है, ये प्रेत और छाया नहीं है, प्रेम और छाया है, गलती से मैंने लिख दिया है। विषय वस्तु पारसनाथ की मानसिक कुंठा का चित्रण। अगला है निर्वासित 1946 का, विषय वस्तु महीप और नीलिमा के प्रेम का चित्रण। मुक्तिपथ 1948 का। देखिए, थोड़ी सी गलती मेरे से भी हो सकती है ना, ऐसा तो नहीं है कि मेरे से कोई गलती नहीं हो सकती। तो ये प्रेम है, प्रेत और छाया नहीं है, ये प्रेम है। ठीक है। अगला है सुबह के भूले 1951 का, जिप्सी 1952,
मनोविश्लेषणवादी एवं सामाजिक भावना का समन्वय है इसमें। जहाज का पंछी, ईमानदार और आदर्शवादी व्यक्ति के कष्टों का चित्रण 1954 प्रकाशन वर्ष है। ऋतुचक्र 1964 का। आधुनिकता के नाम पर पनपती विसंगति का चित्रण। अगला है भूत का भविष्य, उससे अगला है कवि की प्रेयसी 1976। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आ जाएंगे हमारे कौन, साहनी जी, भीष्म साहनी जी आ गए। तो भीष्म साहनी जी का पहला है कौन सा, हमारा झरोखा। झरोखा है इनका 1967 का। ठीक है, भीष्म साहनी जी आ गए हैं अब। और भीष्म साहनी जी के बहुत इम्पोर्टेंट उपन्यास हैं। इनके आरोही अवरोही क्रम में भी पूछे जाते हैं और वैसे भी पूछे जाते हैं कि इनके उपन्यास कौन कौन से नहीं हैं। और तमस उपन्यास तो इनका सिलेबस में भी लगा हुआ है। चलिए, झरोखा है 1967 का। विषय वस्तु होगी आर्य सामाजिक मध्यवर्गीय परिवार का अंकन। अगला है कड़िया 1970 का। दाम्पत्य जीवन की कटुता और स्त्री की असहाय स्थिति का अंकन। ठीक है। तमस 1973 का। भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका का महाकाव्यात्मक अंकन। बसंती 1980 का। दिल्ली महानगर की झुकी झोपड़ी वाली गंदी बस्तियों का इसमें अंकन किया गया है। अगला है 1988 में प्रकाशित मैयादास की माड़ी। ठीक है, विषय वस्तु क्या है, सन 1840 से 1920 तक पंजाब की राजनीतिक सामाजिक यथार्थ का अंकन है। इससे अगला है कुंतो 1993, नारी जीवन की चिरंतर पराधीनता जन्य पीड़ा का अंकन। और इस सबसे लास्ट का है नीलू नीलिमा नीलो फेर 2000 का। अच्छा, इसकी ट्रिक हम क्या बना सकते हैं, देखिए पीछे के अक्षर लीजिए, खाया तम बसंती की मैया कुंतो नीलू नीलिमा को। ठीक है, खाया तम बसंती की मैया कुंतो नीलू नीलिमा को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आ गए हमारे कौन, आगे आ गए हमारे आचार्य जी। और आचार्य जी ने हमारे 3 ही नाटक लिखे हैं बस, नहीं सॉरी 4 लिखे हैं। बचपन से लिखेंगे ना, इनकी ट्रिक बनेगी, देखो बचपन से आगे आगे के अक्षर ले लो, ब च प न से ले लो ये अनामदास का पोथा, आमत लगाना, बच पा बन जाएगी, नहीं तो फिर बचपन बना लो इसकी। ठीक है, तो वानवट की आत्मकथा है इनकी 1946 की, जिसके ये 6वीं और 6ठी 7वीं शताब्दी का है। इसमें अंकन किया गया है। तो इसकी विषय वस्तु क्या होगी, प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का इसमें चित्रण किया गया है। और इसके आधार या फिर इसके पात्र भी हम बोल सकते हैं बाणभट्ट, निपुणिका और न्योन्या। बाणभट्ट की आत्मकथा भी हमारा सिलेबस में है, मैं इसको भी कराऊंगी। अगला है चारू चंद्रलेख 1963, राजा सातवाहन चंद्रलेखा। इसके आधार या पात्र, विषय वस्तु 12वीं 13वीं शती के सांस्कृतिक एवं राजनीतिक स्थिति का चित्रण। अगला है पुनर्नवा 1973। ठीक है, और वन व्यवस्था एवं नारी शोषण का चित्रण है, लौरी कायन और मृक्ष कट्टिकम के जोड़ा गया है इसमें, इनको आधार बनाया गया है। अगला है नामदास का पोथा 1976 का। औपनिषेधक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का इसमें अंकन दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको बचपन से हमेशा याद रखेंगे, बचपन इसका नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हमारा हो जाता है। चलिए आगे हम किस पे चलेंगे अब, आगे हमारे आ गए हैं कौन, अमृतलाल नागर जी। अमृतलाल नागर जी ने पहली बार महाकाल में दर्शन करे हैं सेठ जी ने। ठीक है, महाकाल 1947 का। विषय वस्तु बंगाल के अकाल की त्रासदी का चित्रण। और बंगाल के अकाल पर आधारित रागे राघव जी का विषाद मठ भी है, वो भी हमें याद रखना है। उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1946। ठीक है, चलिए अगला है सेठ बाकेलाल 1955 का। बूंद और समुद्र 1956 का। लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण है। बूंद को व्यक्ति और समुद्र को समाज के अकॉर्डिंग दिखाया गया है।
शतरंज के मोहरे 1959 का। अवध के नवाबों के हंसोन्मुख जीवन चित्रण है इसमें। अगला है सुहाग के नुपुर 1960 का। मध्यकालीन कुलवधियों एवं नाहर वधुओं का चित्रण। अमृत और विष 1966 का। विषय भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक और सामाजिक चित्रण। अगला है 7 घूंघट वाला मुखड़ा 1968। ठीक है। मसरू बेगम के नारी हृदय का चित्रण। फिर है मानस का हंस 1972। तुलसीदास जी की जीवनी है ये, तुलसीदास जी के ऊपर ये आधारित है। उसमें पूरा उनका जीवन और व्यक्तित्व दिखाया गया है, उस पर आधारित है। अगला है नाचो बहुत गोपाल। दलित जीवन की त्रासदी दिखाई गई है इसमें और 1978 में ये प्रकाशित है। खंजर नयन 1981 का और सूखदास जी के जीवन और व्यक्तित्व पर ही आधारित है। इससे अगला है बिखरे तिनकी 1982 का। अग्निगर्भा 1983 का। करवट 1985 का और पीढ़ियाँ 1990 का। ठीक है। चलिए, एक द नैमिषारण्य रह गया था, तो एक द नैमिषारण्य है इनका किसके ऊपर आधारित है ये है आचार्य भार्गव सोमाहुति नैमिष आंदोलन एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का इसमें चित्रण दिखाया गया है। देखिए, इसकी आप ट्रिक भी देख सकते हैं। ठीक है। ट्रिक क्या है इसकी? महाकाल में सेठ जी ने समुद्र के पास शतरंज खेलते हुए, ठीक है, के पास शतरंज नुपुर के साथ खेलते हुए अमृत 7 घूंट में पी गए। महाकाल में सेठ जी समुद्र के पास शतरंज नुपुर के साथ खेलते हुए अमृत 7 घूंट में पी गए। चलिए, मैंने अपने हाथों से सब लिख के आप नोट्स बनाए हुए हैं, अपने मेरे खुद के नोट्स हैं ये। ठीक है। चलिए आगे है। मेरा याद करने का तरीका ऐसा ही है, याद हो जाता है इससे अच्छी तरह। भगवती चरण वर्मा जी आ गए हैं। ठीक है। ये एक व्यक्तिवादी और नियतिवादी उपन्यासकार हैं। इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं पतन 1927 में। अपराध एवं बलात्कार प्रधान ऐतिहासिक उपन्यास है इनका ये। चित्रलेखा है 1934। विषय है पाप और पुण्य के नैतिक प्रश्न का चित्रण दिखाया गया है इसमें। अगला है 3 वर्ष 1936 का। प्रेम का विवाह में परिणत और इस समस्या का इन्होंने इसमें अंकन दिखाया है। अगला है टेढ़े मेढ़े रास्ते। टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं इनका 1946 का। ठीक है। गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद को इन्होंने टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रित किया है। अगला है आखिरी दाग 1950 का। एक जुआरी की असफल प्रेम कथा। अपने खिलौने 1957 का। दिल्ली के मॉडर्न सोसाइटी पर तीखा व्यंग्य किया गया है इस उपन्यास में। अगला है वह फिर नहीं आई 1960 में। आधुनिक जीवन की विषमता के बीच गहन जिजीशिवा का चित्रण इसमें दिखाया गया है। सामर्थ्य और सीमा 1962 का। प्रकृति के समक्ष मनुष्य की असहायता का चित्रण इसमें दिखाया गया है। थके पांव 1963 का। रेखा 1964 का है। 1964 का। नारी के गहन अंतर्द्वंद का चित्रण इसमें दिखाया गया है। सच्ची सीधी बातें 1968 का है। सन 1938 से 48 तक के राष्ट्रवादी नेताओं की दृष्टि का इसमें मूल्यांकन किया गया है। अगला है सभी नचावत राम गोसाई। सन 1919 से 1965 तक के इतिहास का इसमें चित्रण किया गया है। अगला है प्रश्न और मरीचिका। व्यक्ति के मन में विघटित मानव मूल्य का प्रश्न और शासन की मरीचिका का इसमें चित्रण दिखाया गया है। ठीक है। अगर हम इसकी ट्रिक याद कर सकें तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए PC2 भूले। ठीक है। PC से पतन, C से चित्रलेखा, T2 3 वर्ष टेढ़े मेढ़े रास्ते, A2 आखिरी दाव अपने खिलौने। ठीक है। नहीं आई सीमा, थक गई, उसने रेखा को सीधी सच्ची बातें राम गोसाई की बता दी। ठीक है। ये आप इसको बहुत अच्छे से ऐसे याद कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सियाराम शरण जी पे। सियाराम शरण जी यहाँ से गोद अंतिम आकांक्षा नारी। इसकी ट्रिक गोद भरना अंतिम आकांक्षा होती है नारी की, और गन GAN गन। ठीक है। 1932 का है गोद।
संदेह और अविश्वास के कारण स्त्री की समस्या और दर्द का चित्रण है इसमें। ठीक है। अंतिम आकांक्षा 1934 का सामाजिक एवं धार्मिक विसंगति का इसमें चित्रण दिखाया गया है। नारी है 1937 की समकालीन हिंदू स्त्री की असहायता एवं विवशता का इसमें चित्रण आपको दिखाया गया है। चलिए अब ये हो गए हमारे। हम चलते हैं अपने प्यारे नागार्जुन जी पे। नागार्जुन जी आंचलिक उपन्यासकार हैं जैसा कि हमें विदित है, और इनके जो उपन्यास, इनका जो नाम है वो है वैद्यनाथ मिश्र जी। ठीक है, वैद्यनाथ मिश्र जी इनका नाम है, असली नाम। अब इनके हम उपन्यास देख लेते हैं। थोड़ा टेढ़ी सी फोटो आ गई इसकी। रतिनाथ की चाची 1948 का विषय वस्तु है इसकी मिथिलांचल के सामाजिक जीवन के अंतर्विरोध और नारी शोषण की समस्या का चित्रण। बलचनामा 1952 का है। नायक बलचनामा का अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष है। माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा सा आ गया है। ठीक है जी। नई पौध 1953 का असंगत विवाह और जर्जर सामाजिक मान्यताओं का विरोध। देखिए, आप मेरे साथ बस बने रहिए और इस मेरी वीडियो को अगर आप देखेंगे, सुनेंगे बिल्कुल ध्यान से 2 बार 3 बार, तो आपके दिमाग में ये सब उतर जाएगा। ठीक है, फिर आपका इनमें से जो भी क्वेश्चन आएगा कोई नहीं गलत करा सकता वो हमारा। ठीक है। बाबा बटेश्वर नाथ 1954 का बरगद के वृक्ष को बचाने के लिए किसानों का संघर्ष। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे भी तो होते हैं ना जो इतनी बड़ी बड़ी महंगी महंगी कोचिंग सेंटर में नहीं जा पाते, जिनकी फ़ीस नहीं जमा कर पाते, तो वो अगर निराश ना होकर मेरी इन वीडियोस को भी देखते रहेंगे ना, तो सफलता ज़रूर मिलेगी। आप विश्वास कीजिए ये बात। ठीक है, खुद से सेल्फ स्टडी कीजिए, पढ़िए इन वीडियो को देख देख के, बिल्कुल मिलेगी। अगला है वरुणा के बेटे 1957 का विषय वस्तु है मिथिला के मछुआरों के संघर्ष की कथा। दुखमोचन 1957 का ग्रामीणों पर आधुनिक सभ्यता का चित्रण। अगला है उग्रतार। उग्रतार है हमारा 1963 का विषय वस्तु है उगनी और कामेश्वर की प्रेम कथा का चित्रण। हीरक जयंती 1961 का समकालीन शासक वर्ग के नेताओं की चरित्रहीनता का चित्रण। अगला है जमनिया का बाबा 1968 का, इमरतिया 1968 का समाज के भोगला भक्तों का पर्दाफाश इसमें किया गया है। पारो 1975 विषय वस्तु है बाल विवाह की कुरीति एवं एक युवती की दारुण कथा। अगला है गरीबदास 1979 स्वतंत्र भारत के ग्रामीण जीवन के सामाजिक आर्थिक अंतर्विरोध का चित्रण। ठीक है, चलिए इसकी ट्रिक देख लीजिए। रतिनाथ की चाची बलच ने नई पौध बाबा के बेटे का दुख कम करने के लिए लगाई। रतिनाथ की चाची बलच ने नई पौध बाबा के बेटे का दुख कम करने के लिए लगाई। ठीक है, रतिनाथ की चाची पूरा आ गया, बलच बलचनामा, नई पौध पूरा आ गया, बाबा के बेटे बाबा बाबा बटेश्वर नाथ, बेटे बेटा किसका है, वरुणा के बेटे हैं, दुख कम दुखमोचन, ठीक है, करने के लिए लगाई। ठीक है, उग्र हीर ने जैम इमरती पारों के साथ गरीबों ने बांटी। उग्र हीर ने, उग्र मतलब उग्रतारा, हीर मतलब हीरक जयंती। जैम जमनिया का बाबा, इमरती तो इमरतिया ही है, पारो पारो ही है, और गरीबों में बांटी गरीबदास। ठीक है, ठीक है जी, ये हमें याद रखनी है। और आगे हम चलते हैं। आगे अब हमारे कौन आएंगे भाई, फणीश्वरनाथ हमारे हैं, आंचलिक उपन्यासकार हैं ये, और इनके हमें ज़रूर याद रखने हैं, और विषय तो हमें ज़रूर ही याद रखने हैं इनके। ठीक है, पहला है मैनाचर, विश्व प्रसिद्ध, हमारे सिलेबस में लिखा गया है, 1954 का है, और इसका जो विषय है पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की इसमें कथा पूरी दे रखी है हमें। ठीक है, प्रतिपत्त कथा 1957 का, पूर्णिया जिले के परानपुर गांव की कथा। दीर्घतपा 1963 का है, भ्रष्ट व्यवस्था के बीच एक ईमानदार व्यक्ति के संघर्ष की कहानी। क्या है, भ्रष्ट व्यवस्था के बीच एक ईमानदार व्यक्ति के जीवन की कहानी। ठीक है, जुलूस
1965 का। पूर्वी पाकिस्तान से आए पूर्णिया जिले में शरणार्थियों की समस्या का अंकन। अगला है कितने चौराहे, 1966 का है। ठीक है। और विषय वस्तु क्या है, बालक एवं मनमोहन को केंद्र में रखकर स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण। कितने पलटू बाबू रोड, 1979। पूर्णिया जिले के एक बंगाली परिवार के चारित्रिक पतन की कहानी है। राम रतन पाए, 1971। ठीक है। चलिए, ये हमारा इम्पोर्टेंट है, बहुत याद रखनी है हमें। फणीश्वरनाथ रेणु जी के तो रो पीट के पूछते हैं, बहुत ज़्यादा पूछते हैं बल्कि। चलिए, अब हम आते हैं श्रीलाल शुक्ल जी। श्रीलाल शुक्ल जी के जो उपन्यास हैं वो राजनीति, व्यंग्य सभी मिश्रित है इनके में तो। ठीक है। चलिए, पहला उपन्यास है इनका सूनी घाटी का सूरज, 1957। विषय वस्तु क्या है इसकी, प्रतिभाशाली उच्च वर्गीय निर्धन छात्र की संघर्ष की कथा है इसमें। दूसरा है अज्ञातवास, 1962। एक व्यक्ति का अपनी पत्नी के प्रति क्रूर व्यवहार और पश्चाताप का चित्रण। राग दरबारी, राग दरबारी है हमारा सिलेबस में लगाया हुआ है बहुत जोर से। और जो इसकी विषय वस्तु है वो है हमारी शिवपालगंज का जो एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ इस उपन्यास कहाँ लिखा था मैंने, इसका लिखा तो था कहीं पे। इसमें शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। ग्राम पंचायतों की दलबंदी, गुटबंदी तथा चुनावों के हथकंडों, सरकारी कर्मचारियों और राजनीतिज्ञों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लिखा गया रिपोर्टाज शैली का व्यंग्य। ठीक है। ठीक है। प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं इसके, वैद्य जी, रंगनाथ, रुपन बाबू, दरोगा जी, जोगनाथ, सनीचर, खन्ना मास्टर, बद्री पहलवान। ये मैं आपको बिल्कुल अच्छे से राग दरबारी कराऊंगी क्योंकि क्या है हमारे सिलेबस में लगाया हुआ है, तो मैंने इसके नोट्स बना रखे हैं। ठीक है। वो मैं आपको बहुत गंदी राइटिंग में लेकिन साफ राइटिंग में मुझे लिख के आपको देना पड़ेगा। आदमी का जहर, 1972। ठीक है। आदमी का जहर के बाद क्या है, सीमाएं टूटती हैं, सीमाएं टूटती हैं, 1973। और जो विषय वस्तु है अपराध और रोमांस मिश्रित एक कहानी है। अगला है मकान, 1976। संगीतज्ञ बापू का मकान के लिए अफसरों की खुशामद का चित्रण। अगला है पहला पड़ाव, 1976। विषय वस्तु क्या है, भवन बनाने वाले मजदूरों के शोषण का चित्रण। अगला क्या है, विश्रामपुर का संत। विषय वस्तु राजनीतिक पुरुषों के पाखंड का चित्रण और प्रकाशन वर्ष 1998। ठीक है। चलिए, अगला कौन सा है, अब देखिए ट्रिक भी देख सकते हैं आप इसकी। सूरज अज्ञातवास काटकर दरबार में आया, इस आदमी की सीमाएं टूटी हैं क्यों, क्योंकि उसके मकान पर जो पड़ाव है वो विश्रामपुर के संतों ने डाल लिया है। ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं किसके, रामदरस मिश्र जी के। रामदरस मिश्र जी का पहला है पानी के प्राचीर है भाई, ये पानी के प्रसार नहीं है, पानी के प्राचीर है ये, सॉरी, पानी के प्राचीर, 1961 का है। विषय वस्तु है गोरखपुर जिले के पांडेपुरवा गांव के किसानों की जिंदगी का यथार्थ चित्रण। जल टूटता हुआ, मैंने ऐसी राइटिंग में ही नोट बना रखे हैं ना, क्या करूं। जल टूटता हुआ, 1969। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण इसमें दिखाया गया है। अगला है बीच का समय, 1970। अनमेल विवाह की त्रासदी और तनाव का चित्रण। सूखता हुआ तालाब, 1972। नैतिक रूढ़ियों के बंधन में जकड़े हुए गांव का चित्रण। अगला है अपने लोग, 1976। गोरखपुर के कस्बाई और ग्रामीण जीवन का मिश्रित चित्रण। ठीक है। अगला है रात का सफर, नायिका रीता की ट्रेन यात्रा का चित्रण। उससे अगला है आकाश की छत, 1979 का है। विषय वस्तु क्या है इसकी, बाढ़ की विभीषिका से घिरे मनुष्य की मानसिकता का अंकन। अगला है बिना दरवाजे का मकान, 1984। नायिका जीवन संघर्ष और अपराजित जिजीशिवा का अंकन। दूसरा घर, 1986, प्रकाशन वर्ष
प्रवासी कमलेश के जीवन, यथार्थ एवं संघर्ष का चित्रण। थकी हुई सुबह 1993, एक ग्रामीण नारी की कहानी। 20 बरस 1996, रिपोर्ताज शैली में ये लिखा गया है। इसी अगले आ जाइए, हम राही मासूम जी पे आ जाते हैं। आधा गांव 1966 का, गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा। टोपी शुक्ला 1969, विषय हिंदू मुस्लिम संबंधों की समस्याओं का चित्रण। अगला हिम्मत जौनपुरी 1969, गाजीपुर जिले के एक मुसलमान की कथा। 19 ओस की बूंद 1970, हिंदू मुस्लिम के धार्मिक उन्माद का चित्रण। हिंदू मुस्लिम के धार्मिक उन्माद का चित्रण। अगला है दिल एक सादा कागज 1973, पाकिस्तान में स्थानांतरित भारतीय मुसलमानों के मोहभंग की कथा। अगला है सीन 75 1977, प्रकाशन वर्ष सन 1975 ईस्वी में लागू आपातकाल और जनजीवन पर पड़े उसके प्रभाव का चित्रण। अगला है कटरावी आरजू 1978, इलाहाबाद के एक मोहल्ले में रहने वाले हिंदू मुस्लिम की कहानी। ठीक है, चलिए ये हो गए हमारे उपन्यास। देखिए, आप इसकी अगर ट्रिक भी बनाना चाहें ना, तो इसकी ट्रिक ऐसी बन सकती है कि आधा गांव, यानी कि गांव शुक्ला जी ने अपनी हिम्मत की बूंद से, एक बूंद में, हिम्मत से एक बूंद में ही, सिंपल तरीके से, यानी कि दिल एक सादा काज, सिंपल तरीके से अपना सीना दिखाकर, ठीक है, अपनी आरजू मतलब बाजू दिखाकर खाली करवा दिया। ठीक है, ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं बद्दिमी उज़्मा पे। देखिए, आप भरोसा रखिए पूरा पूरा, मैं बिल्कुल अपना बेस्ट टू बेस्ट दे रही हूँ आपको। ठीक है, इनके तो बस 5 ही उपन्यास है, जिसमें से एक तो अधूरा ही है इनका। ठीक है, सभा पर्व। एक चूहे की मौत है इनकी 1971, ये प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं, पहले तो हमें ये याद रखना है। एक चूहे की मौत 1971 पेटेंची शैली में लिखा प्रतीकात्मक उपन्यास है। छागो की वापसी 1975, विभाजन के बाद बिहार से पूर्वी पाकिस्तान गए मुसलमानों के मोहभंग का अनुभूतिपूर्ण अंकन है इसमें। अगला है अपुरुष 1976, प्राइवेट कॉलेज के प्राध्यापकों की मानसिकता का अंकन है। अगला है छठा तंत्र 1977, आज की शोषण पर आधारित प्रतीकात्मक उपन्यास है। ठीक है, चलिए इससे आगे मैं आपको बताती हूँ। इससे आगे है इनका सभा पर्व। सभा पर्व तो इनका पूरा हो नहीं पाया था, आधा ही रह गया था इनका। ठीक है, चलिए थक गई मैं तो अभी से। आगे चलते हैं। आगे कौन है? हाँ, आगे हैं हमारे अमृत राय जी। अमृत राय जी हैं अमृत राय जी हमारे हैं समाजवादी उपन्यासकार हैं ये। ठीक है, और इनके उपन्यास हैं, सबसे पहला है हमारा बीज, 1952 का है इनका। ठीक है, उससे अगला है इनका नागफनी का देश, 1953 का है। उससे अगला है इनका हाथी के दांत, 1956 का है। उससे अगला है जंगल, 1959 का। सुख दुख 1959 का। भटियाली 1959 का। और धुआं 1977 का। ठीक है, चलिए कौन कौन बच गए? चलिए अब हमारे रह गए हैं कौन? धर्मवीर भारती जी। धर्मवीर भारती जी के 2 उपन्यास हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल। 2 उपन्यास कौन कौन से हैं इनके? पहला है गुनाहों का देवता, 1949 का है, और विषय वस्तु क्या है? चंदर और सुधा के किशोर भावुक प्रेम की करुण कहानी है ये। दूसरा है सूरज का 7वां घोड़ा। सूरज का जो 7वां घोड़ा है 1952 का है। अलिफ लैला, पंचतंत्र आदि की कथा, प्रविधि पर नगरीय निम्न मध्य वर्ग के कटु यथार्थ का
अंकन इसमें हमें दिखाया गया है। ठीक है, चलिए इससे आगे हम चलते हैं। अब कौन, मोहन राकेश जी को देख लेते हैं। मोहन राकेश जी के ही तीन उपन्यास हैं। अंधेरे बंद कमरे, एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा ना पानी पी लूँ जरा। एक घंटा तो भी हुआ नहीं, उसमें ही तो गले में प्रॉब्लम हो जाती है इतनी सी देर में ही, पता नहीं क्या होगा। चलिए, इनकी 3 उपन्यास हैं। अंधेरे बंद कमरे ने आने वाला कल 1968 का, और अगला है इनका अंतराल। ठीक है, इनके सिर्फ 3 ही उपन्यास हैं, और इनके तो नाटक इम्पोर्टेंट है, ऐसे इनको तो बस आप थोड़ा सा याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं निर्मल वर्मा जी पे। अब निर्मल वर्मा जी के उपन्यास कौन कौन से हैं देखिए। निर्मल वर्मा जी के 1 2 3 4 5 उपन्यास हैं। वे दिन, लालटीन की छत, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर और अंतिम। देखिए पहले तो इसकी ट्रिक याद कीजिए, वे दिन। ठीक है, यानी कि वे दिन उन दिनों छत पर, ठीक है, उन दिनों छत पर बड़े सुख से बीतते थे रात में। वे दिन यानी कि उन दिन वे दिन छत पर सुख से बीतते थे रात में, और वे अंतिम दिन थे सुख से बीतने के। ठीक है, चलिए वे दिन 1964 का, चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर, इस पर चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित है। अगला है लालटीन की छत 1974 का। विषय वस्तु क्या है? 1901 बेसंधि की लड़की की मानसिकता का अंकन है इसमें। ठीक है, चलिए अगला है एक चिथड़ा सुख 1979 का। ठीक है, विषय वस्तु बिट्टी, ईश, मुन्नू आदि की अधूरी जिंदगियों की कहानी है इसमें। अगला है रात का रिपोर्टर 1989 का। विषय वस्तु आतंक, अविश्वास, रहस्य और मानसिक यातना का अंकन। उससे अगला है अंतिम अरण्य, कब का? 2000 का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम कमलेश्वर जी के। अरे रे, हाँ कमलेश्वर जी का है। सबसे पहला है एक सड़क 57 गलियां, 1957 का ही है। एक सड़क 57 गलियां 57 का ही है, 1957 का। विषय वस्तु क्या होगी? लीला नौटंकी कर जीविकोपार्जन करने वाले समाज का इसमें चित्रण दिया गया है। चलिए अब इससे आगे करते हैं। डाक बंगला है 1959 का। ठीक है, विषय वस्तु हमारी इसकी क्या होगी? मातृहीन कथानायिका ईरा की संघर्ष कथा का चित्रण। अगला है लौटे हुए मुसाफिर 1961 का। विषय वस्तु सांप्रदायिक समस्या का अंकन। अगला है आदमी। ठीक है, उससे अगला है काली आंधी 1974 ईस्वी, स्त्री के राजनीतिक और पारिवारिक दायित्व तथा द्वंद्व का अंकन। आगामी अतीत 1976 का। अगला है तीसरा आदमी 1976 का। विषय वस्तु क्या है? मध्य वर्गीय दंपत्ति के मध्य तीसरे व्यक्ति के आगमन की कथा। ठीक है, अगला है वही बात, कब का है?
वही बात कब का है? 1980 का। ठीक है, तो 1980 का वही बात। विषय वस्तु मध्यवर्गीय स्त्री की विसंगति एवं भटकाव का अंकन। चलिए अगला है सुबह शाम दोपहर। प्रकाशन वर्ष 1982। विषय वस्तु स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी दलों की भूमिका का इसमें चित्रण हमें दिखाया गया है। ठीक है, चलिए उससे अगला है रेगिस्तान 1988। विषय वस्तु आदर्शों के टूटने का मार्मिक अंकन। चलिए अगला है कितने पाकिस्तान। ठीक है, कितने पाकिस्तान है 2000 ईस्वी। साहित्य अकादमी सम्मान से विभूषित है ये और विभाजन पर ये आधारित है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला है हमारे, अगले कौन आ गए हमारे? अगले आ गए हमारे यशपाल जी। यशपाल जी का पहला नाटक है दादा कामरेड। ठीक है, दादा कामरेड है 1941 का। विषय वस्तु क्रांतिकारियों की गतिविधियों का विश्वसनीय चित्रण। अगला है देशद्रोही। प्रकाशन वर्ष 1943। विषय वस्तु सन 1930 से 42 तक की राजनीतिक स्थिति का अंकन। दिव्या 1945। ऐतिहासिक कल्पना। अगला है 1946 में पार्टी कामरेड। विषय वस्तु कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा और कार्यक्रम का समर्थन। अगला है मनुष्य के रूप 1949। अमिता 1956 ऐतिहासिक उपन्यास। झूठा सच 2 भागों में डिवाइड है ये 1958 और 1960 में। झूठा सच प्रथम भाग वतन और देश नाम से प्रकाशित है और दूसरे भाग है देश का भविष्य। प्रथम भाग में दिखाया गया है राष्ट्रीय विभाजन एवं त्रासदी का चित्रण और दूसरे भाग में दिखाया गया है स्वतंत्रता प्राप्ति और देश प्रेम के विकास तथा देश के भावी निर्माण में बुद्धिजीवियों की भूमिका का चित्रण। ठीक है, अच्छा इससे अगला है इनका 12 घंटे। 12 घंटे है 1962 का। विषय वस्तु क्या है? पतिव्रते संबंधी परंपरागत मूल्यों की वैधता का चित्रण। अगला है अप्सरा का श्राप 1965। विषय वस्तु ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास। ठीक है, अगला है क्यों फंसी। क्यों फंसी कब का है? 1968 का। विषय वस्तु क्या है? काम संबंधों के निर्बाध आज़ादी का चित्रण। अगला है तेरी मेरी उसकी बात 1974। विषय वस्तु स्वाधीनता आंदोलन एवं उत्तर भारतीय समाज की राजनीतिक संघर्ष का चित्रण। ठीक है, चलिए ट्रिक बता दूं मैं आपको इसकी। देखिए इसकी ट्रिक दिखा देती हूँ मैं आपको। दादाजी ने देशद्रोही दिव्या को एक पार्टी में मनुष्य रूप में देखा, फिर अमिता से झूठा सच बुलवाकर 12 घंटे के अंदर उस अप्सरा को फंसा लिया। तेरी मेरी उसकी बात कहकर दादाजी ने देशद्रोही दिव्या को एक पार्टी में मनुष्य रूप में देखा, ठीक है, और फिर अमिता से झूठ बोलकर 12 घंटे के अंदर झूठ बुलवाकर 12 घंटे के अंदर उस अप्सरा को फंसा लिया। ठीक है, दादाजी ने दादा कामरेड, देशद्रोही दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य रूप में देखा, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, फंसा लिया, क्यों फंसी, तेरी मेरी उसकी बात कहकर। चलिए अब ये हम देखते जगदीश चंद्र जी के उपन्यास। जगदीश चंद्र जी के एक सबसे पहला उपन्यास है जो धरती धन है अपना, ये उनका हमारे सिलेबस में लगा हुआ है और मैंने इसको बहुत अच्छे से समझा कर इसकी वीडियो YouTube पे डाल दी है मैंने, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, पहला है इनका यादों का पहाड़ 1966 का, दूसरा है धरती धन्ना अपना 1972 का है। बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप उसे देख सकते हैं, समझ में आता है। सबसे पहली बात तो समझ में आना चाहिए।
विषय वस्तु क्या है? पंजाब के ग्रामीण दलित जीवन पर ये आधारित है। आधा पुल 1973, युद्ध की विभीषिका का जीवन अंकन है इसमें। अगला है कभी न छोड़े खेत 1976 का, पंजाबी शरणार्थियों के दुख और संघर्ष की कहानी। मुट्ठी भर कर 1976 का, पंजाबी शरणार्थियों के दुख और संघर्ष की कहानी। टुंडालाट 1978, अस्थायी कमीशन प्राप्त सैनिक सुनील की प्रेम कथा। घास गोदाम 1985, दिल्ली के आसपास के किसानों की बर्बादी की कहानी। अगला है नरकुंड निवास 1994, धरती धन ने अपना उपन्यास का विस्तार दिखाया गया है इसमें। अगला है फिर लाट की वापसी, टुंडालाट उपन्यास का विस्तार है। और जमीन अपनी तो थी 2001, ये भी हमारा क्या है? दलित जीवन से संबंधित उपन्यास है। चलिए आगे हम किस पे चलेंगे? अब हम आगे चलेंगे राहुल जी पे। चलिए, राहुल जी का पहला उपन्यास है जीने के लिए 1940, प्रकाशन वर्ष। विषय वस्तु भारत के विक्षुब्ध सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का चित्रण। अगला है सिंह सेनापति 1942, प्रकाशन वर्ष। विषय वस्तु वैशाली तथा तक्षशिला के गणराज्यों की कथा। अगला है जय योधे 1944, प्रकाशन वर्ष। यमुना, सतलुज और हिमालय के बीच स्थित योधे राज्य के अवसान का चित्रण। अगला है मधुर स्वपन 1950, विषय वस्तु मध्य एशिया में आविर्भूत मजदंग के अनुयायी अंत जरगर के जीवन दर्शन का चित्रण। अगला है विस्मित यात्री 1954, विषय वस्तु बौद्ध यात्री नरेंद्र यश की जीवन यात्रा पर आधारित। बौद्ध यात्री नरेंद्र यश, किसका? नरेंद्र यश। अगला है दिवोदास, ठीक है। विषय वस्तु क्या है इनकी? आर्यों के उन्मुक्त कुंठा रहित जीवन की चित्रण दिखाया गया है इसमें। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1961, ठीक है। चलिए अब हम विष्णु प्रभाकर जी करेंगे। विष्णु प्रभाकर जी के हैं ढलती रात में बंधन खुल गए सपने में। कोई तो है जिन्होंने इनके बंधन खोले हैं। बड़े इंटरेस्टिंग उपन्यास है इनके भी। चलिए विष्णु प्रभाकर जी के अब देख लेते हैं। इनकी ट्रिक देखो कैसे बनेगी। इसकी ट्रिक बनेगी ढलती रात में, ढलती रात में तट के बंधन खुल गए, तट के बंधन खुल गए सपने में। किसमें? सपने में। कोई तो होगा। कौन है वो? कौन है भाई वो जिसने तट के बंधन खोले? वो कोई नारीश्वर है, अर्धनारीश्वर है। हाँ, ये संकल्प तो हम कर चुके हैं। देखिए मज़े मज़े में पढ़िए, स्मार्ट वर्क कीजिए। ज़बरदस्ती जैसे हम पढ़ते हैं ना कि हाय हाय रे पढ़ना है, होए रे पढ़ना है, क्या करें, पढ़े बिना मन नहीं लगेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, पेपर तो क्रैक करना है, हमारा तो कुछ हो नहीं सकता। ऐसे पढ़ोगे ना, पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। पढ़ो, मज़े से पढ़ो, गजब से पढ़ो कि भैया एक बार ऐसा पढ़ो मज़े मज़े में कि हमें बस याद रह जाए, ठीक है। ऐसे मत पढ़ो हम जैसे पढ़ते रहते हैं ना, बोझ बना के अपनी पढ़ाई को। देखिए बोझ बना के अगर हम अपनी पढ़ाई को पढ़ेंगे ना तो बेकार है मामला। और मैं आपके साथ लगी हुई हूँ, मेरे पे विश्वास कीजिए, स्मार्ट वर्क हम कर ही रहे हैं। चलिए अब ढलती रात आ गई है। 1951 में प्रकाशन वर्ष है और विषय वस्तु है सन 1920 से 36 तक की सामाजिक राजनीतिक स्थिति का चित्रण। तट के बंधन 1955, 55 में तट के बंधन खुल गए। प्रेम और विवाह एवं नारी मुक्ति का चित्रण। मैं विष्णु प्रभाकर जी के तो सपने में भी नहीं भूलती कभी कि इनकी ट्रिक कौन सा प्रकाशन वर्ष है, क्या विषय वस्तु है, और कभी नहीं भूलती इनको तो। प्रेम और विवाह एवं नारी मुक्ति का तट के बंधन में चित्रण दिखाया गया है। स्वप्नमयी 1956, विषय वस्तु है स्त्री के काल्पनिक, तर्कातीत और स्वप्नजीवी चरित्र का अंकन। कोई तो है 1980 का। देखो इसमें ध्यान देने वाली बात है, कोई तो में है नैतिक रूढ़ियों और बलात्कार की शिकार स्त्रियों की समस्या, ठीक है। और अर्धनारीश्वर में क्या है? नैतिक नहीं है, बस स्त्रियों के बलात्कार और यात्रा का चित्रण है। कोई तो में नैतिक आ जाएगा और अर्धनारीश्वर में नैतिक नहीं आएगा। अच्छा, अर्धनारीश्वर ज्ञानपीठ पुरस्कार इसे मिल चुका है, ठीक है, 1992 का। और सबसे लास्ट का है 1993 का संकल्प। विषय वस्तु क्या है? नारी त्यक्ता, यानी कि जो नारी त्याग दी, ठीक है।
जो न्यारी त्याग दिया उसके मनोभाव हमें दिखाए गए हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करें, आगे कर लेते हैं, अभी तो बहुत बच रहा है। वृंदालाल वर्मा जी को, वृंदालाल वर्मा जी सर वॉल्टर स्कॉट की उपाधि से सम्मानित हैं। ये संगम, प्रत्यागत और लगन, कुंडली चक्र, प्रेम की भेद इनके पहले उपन्यास हैं। शुरुआत कहाँ से होगी, घट, इनके तो बस ऐसे ही आते हैं प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाने। घटकुठार 1928 का, विराट की पद्मिनी 36, झांसी की रानी 50, कचनार 54, मृगनयनी 55, टूटे कांटे 57, अहिल्याबाई भी हमारा है 57 का। ठीक है, अहिल्याबाई के बाद तो बहुत सारे हैं अभी। अहिल्याबाई के बाद भुवन विक्रम, भुवन विक्रम के बाद है माधवजी सिंधिया, माधवजी सिंधिया के बाद है झांसी की रानी, झांसी की रानी के बाद है कचनार, रामगढ़ की रानी महारानी दुर्गावती, कीचड़ और कमल, सोतिया और देवगढ़ की मुस्कान। ये मेरे से रह गया है शायद से, सॉरी यार, ये रह गया मेरे से। चलिए, ये हो गए हमारे इम्पोर्टेंट उपन्यास। देखिए अब यहाँ पे ना इसको भी कर लेते हमारी के, है ना, सुरेंद्र वर्मा जी के हैं अंधेरे से परे 1980 का है। ठीक है, और अगला है मुझे चांद चाहिए 1993 का, और उससे अगला है दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता 1998 का। ठीक है, ये ना इसमें से जो इनके सुरेंद्र वर्मा जी के उपन्यास है ना, ये हमारे ऐसे ही आ जाते हैं बस, कि इनकी विषय वस्तु वगैरह इनकी मोस्टली नहीं आती है, ये सीधे सीधे ही आ जाते हैं। ठीक है, चलिए नरेश मेहता जी के, इनके रमेश चंद्र शाह जी के देख लेते हैं। इनके भी गोबर गणेश 1978 का, विषय वस्तु है कथानक विनायक के आकांक्षाओं और सपनों के बनने टूटने का चित्रण। दूसरा है किस्सा गुलाब 1986 का, पूर्वापर 1986 का है, और विषय वस्तु है दलित कथा नायक कुंदन की कुंठा और विद्रोह भावना का चित्रण। अगला है पूर्वापार 1990, दो मित्रों के बचपन की कहानी। अगला है आखिरी दिन 1992, नैतिक पतन, अमानवीयता आदि का चित्रण। पुनर्वास 1955, कथानक प्रोफेसर नाथ की ऊब का चित्रण। ठीक है, आगे है हमारे, अच्छा देखिए एक मैं आपको एक बात बता दूं, जो मुक्तिबोध जी का एक विपात्र, ठीक है, और एक है महेंद्र भल्ला जी का एक पति के नोट्स। ठीक है, महेंद्र भल्ला जी का एक पति के नोट्स, ये दोनों उपन्यास कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब हम करेंगे राजेंद्र यादव जी के। प्रेत बोलते हैं 1952, विषय वस्तु क्या है, असफल दाम्पत्य जीवन का चित्रण। उखड़े हुए लोग 1956, विषय वस्तु क्या है, नेता भैया के रूप में राजनीतिज्ञों की असलियत का अंकन। उल्टा 1958, शेह और मात 1959, युवा कहानी लेखा के प्रेम का अंकन है। एक इंच मुस्कान 1963, अमर रंजन और अमला के प्रेम का चित्रण है। अंधे की अनजाने पर 1963 का है, विषय वस्तु एक कुरूप लड़की की कुंठित मानसिकता तथा उनके सपनों का अंकन है। और मंतव्य है उनका 1967 में। ठीक है, चलिए अब आगे कराती हूँ मैं आपको।
नरेश मेहता जी के डूबते मस्तूल 1954 का है। विषय वस्तु है कथा नायिका रंजना के माध्यम से स्त्री की समस्या का चित्रण। देखिए बस आप ध्यान से सुनिए, दो एक बार ध्यान से सुनेंगे और आपकी नैया पार। पीजीटी दे रहे हैं, टीजीटी दे रहे हैं, नेट दे रहे हैं, जेआरएफ दे रहे हैं, कोई भी हिंदी का एग्ज़ाम जिसमें भी उपन्यास वगैरह ये आती हैं, बेड़ा पार, दूर से ही बेड़ा पार। यह पथबंधु था 1962। आदर्शवादी दंपत्ति श्रीधर और सरस्वती के जीवन संघर्ष का अंकन। धूमकेतु एक श्रुति 1962। बालक उदयन के शैशव अवस्था का मनोवैज्ञानिक चित्रण। दो एकांत 1964। विषय वस्तु आधुनिक समाज में स्त्री पुरुष के बनते बिगड़ते संबंधों का अंकन। नदी यशस्वी है 1967। उदयन के किशोरावस्था की अनंत जिज्ञासा का अंकन। प्रथम फाल्गुन महीप और गोपा के प्रगाढ़ प्रेम का चित्रण है। ठीक है, और जो हमारी उत्तर कथा है, उत्तर कथा के दो भाग हैं। ठीक है, 1969 का और 1980 का। ठीक है, और जो इसकी विषय वस्तु है वो क्या होगी? मानव के कुलीन ब्राह्मण परिवार के जीवन चित्रण है इसमें। ठीक है, ये भी थोड़े से हमारे नरेश मेहता के भी कई बार पूछ ले जाते हैं। अच्छा, अब चलते हैं अब्दुल बिस्मिल जी पे। देखिए अब्दुल बिस्मिल जी का है, पहला है समर शेष है 1980 का। दूसरा है झीनी झीनी चदरिया 1986 का। विषय वस्तु क्या है इसकी? देखिए चादर, चदरिया। चादर कौन काटता है? बुनकर। बुनकर कहाँ के? बनारस के। बनारस के बुनकरों का जीवन यथार्थ है। ठीक है, जहरबाद 1987। विषय वस्तु विंध्याचल के निम्न मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार की कहानी। दंत कथा 1990। मुकड़ा क्या देखें 1996। दलित मुस्लिम परिवार की व्यथा कथा। अपवित्र आख्यान 2008। और ठीक है, चलिए मार्कंडी जी का सैमर का फूल और अग्निबीज। मार्कंडी जी के दो ही इम्पोर्टेंट हैं, दो ही हैं इनके, सैमर का फूल और अग्निबीज। ओके, चलिए अब एक और देख लेते हैं बस। शिव प्रसाद सिंह जी। शिव प्रसाद सिंह जी हमारे क्या कह रहे हैं? शिव प्रसाद सिंह के भी कई बार आ जाते हैं। अलग अलग बैतरनी 1968। विषय वस्तु आज़ादी के बाद पूर्वांचल के गांवों की जिंदगी की नारकीयता का चित्रण। गली आगे मुड़ती है 1974। युवा आक्रोश का काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर के संदर्भ में चित्रण। ठीक है, आगे नीला चांद 1988। भारतीय इतिहास के मध्यकाल के काशी का चित्रण। सैलूश 1989। विंध्य क्षेत्र के नटों के कबीलाई जीवन पर आधारित। ये हमें याद रखना है, विंध्य क्षेत्र के नटों के कबीलाई जीवन पर आधारित। औरत 1993। ठीक है, नारी के शोषण दामन पीड़न पर आधारित। मंजूषिमा 1990। लेखक की पुत्री मंजू के जीवन की करुण कथा। कोहरे में युद्ध 1992। बुंदेलखंड में मुस्लिम आक्रांताओं की कथा। दिल्ली दूर है हिंदू मुस्लिम के बीच टकराहट और समन्वय का चित्रण। वैश्वानर 1996। काशी के वैदिक कालीन स्वरूप का चित्रण। चलिए आगे हिंदी दलित उपन्यास हैं। अब इनमें से भी पूछे जाते हैं, ये हमें याद रखने हैं, जरूर याद रखने हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 11 उपन्यास है, 11 के 11 हमें बिल्कुल एवं चुटकियों में याद रखने हैं। जयप्रकाश कंदर्प। जयप्रकाश कंदर्प कहाँ रहते हैं? 94 से 56 में रहते हैं भैया। ठीक है, प्रेम कपाड़िया। प्रेम कपाड़िया 1995। प्रेम किससे ही ने अपने देश की मिट्टी से, तो मिट्टी की सौगंध। मदन दीक्षित मोरी की ईंट 1996। सत्यप्रकाश 10 भाई सवेर। प्रकाश होता है तो कब होता है प्रकाश? सवेर, तो यानी कि 10 भाई सवेर 1998। मोहनदास नेमी सराय मुक्ति पर्व और वीरांगना झलकरी बाई 2003। के नाथ गांव का कुआं 2006। और गांव का कुआं 2000 और पलायन 2006। SR हरनोट हेडिम 2000 का। अजय नावरिया उधर के लोग 2008 का।
अभय मौर्य का मुक्तिपथ, मोहनदास नेमिष सराय। देखो शय याद रखना, इसमें ये वाला शय है और इसमें ये वाला शय है। शलगम वाले शय का क्या है, बाजार बंद है, आजार बाजार बंद है। नीलेश रघुवंशी का 2012 का है हमारा एक कस्बे के नोट्स। आप इनके ऊपर ऊपर के जरूर याद रखेंगे। जयप्रकाश कंदर्प कहाँ रहते हैं, छप्पर में, 1994 से। प्रेम किससे है, मिट्टी से, 95 से। मदन दीक्षित मोरी की 1996। ठीक है, चलिए अब हमारे रह गए हैं महिला उपन्यासकार। ठीक है, तो मैं महिला उपन्यासकार और करा देती हूँ आपको एक बार। 10-12 महिला उपन्यासकार कर लीजिए, बस आपका बेटा पार ही पार है। मैंने तो बस इतने याद किए थे और इतने ही बेड़ा पार। हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार हैं साध्वी सती प्राणबला। ठीक है, और इनका 1890 में प्रकाशित सुहासिनी नामक उपन्यास है। ठीक है, अगली है उषा प्रियवंदा। आरोही अवरोही क्रम में ये पूछे जाते हैं। उषा प्रियवंदा जी के 55 खम्भे लाल दीवारें 1961 का, रुकोगी नहीं राधिका 1967 का, शेष यात्रा 1984 की, अंतर्वशी 2000 की, भय कबीर उदास 2007। 55 खम्भे आ गए फिर भी राधिका नहीं रुकी, उसने अपनी जो यात्रा बची हुई थी अंतर्वशी की वो कबीर के साथ पूरी की। ठीक है, चंद्रकिरण सोनरेखा, चंदन चांदनी 62, वंचिता 72। चंदा अपनी चांदनी से वंचित है। कृष्णा सोबती, मित्रों मरजानी 1967, सूरजमुखी अंधेरे के 1972, जिंदगी नामा 1979, दिलो दानिश 1993 और समय सरगम 2000। ठीक है, चलिए मेहरुन्निसा परवेज। मेहरुन्निसा परवेज के हैं आंखों की दहलीज 1969, उसका घर 72, कोरजा 77, अकेला पलाश 1981, समय रांगन 2002 और पासंग 2005। मनु भंडारी आपका बंटी महाभोज दोनों ही सिलेबस में लगे हुए हैं। आपका बंटी जो है अजय और शकुन का जब तलाक हो जाता है तो एक बंटी यानी बालक के मनोभाव पर आधारित उपन्यास है। ठीक है, बालक की जिंदगी पर आधारित। महाभोज राजनीति पर है, 71 और 79 का। शिवानी 14 फेरे 1965, कृष्णकली 68, भैरवी 1969, विषकन्या 70 और करिए छिमा 71, शमशान चंपा 72, गेंडा मणिक रया रथ्या 1977, किशनुली 1979 और विवर्त 1984। ठीक है, चलिए ममता कालिया वेरी इंपॉर्टेंट है ममता जी। बेघर 1971, नरक 1975, प्रेम कहानी 80 की है, साथी और लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट 1997 का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और दुखम सुखम। अगले हैं मृदुला गर्ग जी, उसके हिस्से की धूप है 1975 की, वंशज 76 का, चितकोबरा 1979, अनित्य मैं और मैं 1984 और कटगुलाब है 1996 का। सूर्य बालाजी हैं सुबह के इंतजार तक 1980, मेरे संधि पत्र, अग्निपक्षी 1984, यामिनी कथा 1991, जूझ 1992। ठीक है, चलिए अब और कौन रह गया, चंद्रकांता जी रह गई हैं। अर्धांतर और अंतिम साक्ष्य 1981, बाकी सब खैरियत है 1983, ऐलान गली जिंदा है 1984, यहाँ वित्सता बहती है 1992, अपने अपने कोणार्क 1995, कथा सती सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विषय वस्तु है इसकी, कश्मीर में आतंक की छाया, और 2001 में ये प्रकाशित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथा सती सर। अगला है राजी सेठ तत्सम 1983, स्त्री पुरुष संबंधों का विकास दिखाया गया है इसमें। निष्कवच 1995, नासिरा शर्मा 7 गलियां एक समुंदर 1984, शालमली 1987, टीकरे की मंगनी 1987, जिंदा मुहावरे 1993, अक्षय भट्ट 2003, कुंजाइन 2005, जीरो रोड 2008, अजनबी जरीरा 2012 और बहिश्ते जहरा। प्रभा खेतान आ जाइए प्रभा खेतान जी पे। आओ पिप्पे घर चलें 1990 का।
तालाबंदी 1991 का, छिन्नमस्ता 1993 का, अपने अपने चेहरे 1954 का 94 का, पीली आंधी 1996 का। चित्रा मुद्गल एक ज़मीन अपनी 1990, आमा 2000। विषय वस्तु क्या है? बम्बई के मजदूर संगठनों का जीवन चित्रण है। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आमा, चित्रा मुद्गल जी का। ममता कालिया का तो एक पत्नी के नोट्स इंपॉर्टेंट है, चित्रा मुद्गल जी का आमा। और गिली गडू 2002 का। महुआ माझी का मैं पोरी शल्ला, मरंग गौडा नील का कंठुआ 2012 का। मैत्रेयी पुष्पा का स्मृति दंश 1990। बेतवा बहती रही 1993, इद्रत्रमम 1994, चाक 1997 और झूला नट 1999। और इसके आगे है आलमा कबूतरी 2000, कहे ईसुरी फाक 2004, त्रियाहट 2005, गुना बेगुना, अगन पाकी और वीसन। निरुपमा सेवती जी के हैं पतझड़ की आवाज़ें 1976, बटता हुआ आदमी 1977, मेरा नरक अपना है 1977, दहकन के पार 1982। और हम बिल्कुल अब समापन की ओर हैं। शमा शर्मा का मोबाइल है, अनामिका का अवांतर कथा, 10 द्वारे का पिंजरा और शमा कोल का है दर्दपुर। अब ये बिल्कुल हम समापन की ओर हो चुके हैं, ख़त्म हो गया है हमारा वीडियो। आज का मैंने जितने भी ज़रूरी उपन्यास थे बिल्कुल मैंने सारे करा दिए हैं। राघे राघव जी का विषाद रट मट रह गया था, बंगाल के अकाल पर आधारित 1946 का प्रकाशन वर्ष है, वो आपको याद रखना है। और जो भी उपन्यास बचे हैं मैं उनको प्रश्न उत्तर के माध्यम से उनको भी आपको करा दूंगी। आरोही अवरोही क्रम और विषय वस्तु तो इन्हीं उपन्यासों के घुमा फिरा के इनसे ही पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए मेरा धन्यवाद अब मेरा साथ देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जो नहीं दे रहे हैं उनका भी धन्यवाद और मेरे साथ बने रहने के लिए और भी धन्यवाद। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मेरी वीडियो से मिले, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आगे मैं आपको कराऊंगी नेट जेआरएफ में अब जो सिलेबस में उपन्यास लगे हैं उनकी। ठीक है, चलिए धन्यवाद आपका।